गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्ट्रीट वाइज गेटिंग टू एंड थ्रू गोल्डमैन सैक्स, जो लिखी है लॉयड ब्लैंकफाइन ने। एक असाधारण यात्रा की शुरुआत। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है उस प्रेरणादायक और अविश्वसनीय यात्रा में जो हमें न्यूयॉर्क के एक झुग्गी बस्ती से लेकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स के शीर्ष तक ले जाती है। आज हम बात करने वाले हैं लॉयड ब्लैंकफिन की किताब स्ट्रीट वाइज गेटिंग टू एंड थ्रू गोल्डमैन सैक्स के बारे में। ये सिर्फ एक संस्मरण नहीं है, ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली बैंक को संभाला। ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसे वॉरेन बफेट ने लोगों, बाजारों और सामान्य रूप से जीवन के बारे में डरावना स्मार्ट कहा, और यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने खुद को वॉल स्ट्रीट फैट कैट कहे जाने पर मुस्कुराते हुए अपने बचपन के उन दिनों को याद किया जब वह ब्रुकलिन के बदनाम सरकारी आवास परियोजनाओं में रहता था। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा पर हम साथ साथ चलते हैं। भाग एक, ब्रुकलिन के सड़कों से हार्वर्ड तक। लॉयड ब्लैंकफेन का जन्म 1954 में न्यूयॉर्क में हुआ। उनका बचपन ब्रुकलिन के ईस्ट न्यूयॉर्क इलाके में बीता, जो अपने बदनाम सरकारी आवास परियोजनाओं के लिए जाना जाता था। उनके पिता एक डाक कर्मचारी थे। परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था, और यह संघर्ष युवा लॉयड के दिमाग पर गहराई से अंकित हो गया। ब्लैंकफेन ने थॉमस जेफरसन हाई स्कूल में पढ़ाई की। यह स्कूल इतना अराजक था कि वह क्लास से बाहर टॉयलेट जाने में भी असुरक्षित महसूस करते थे। इस माहौल में पढ़ाई करना और आगे बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन लॉयड ने यह कर दिखाया। वह अपने हाई स्कूल के वैलेडिक्टोरियन बने, यानी अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान पर रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनके लिए एक मूनशॉट थी, एक ऐसा लक्ष्य जो लगभग असंभव लगता था, लेकिन वह वहां भी पहुंच गए। उन्होंने हार्वर्ड से कला में स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल से कानून की डिग्री प्राप्त की। हालांकि उनका बाहरी व्यक्ति का एहसास उनके साथ हमेशा बना रहा। वह महसूस करते थे कि उनके और हार्वर्ड की विशेषाधिकार प्राप्त दुनिया के बीच एक अपार दूरी है। भाग दो, गोल्डमैन सैक्स में प्रवेश। कानून की डिग्री के बाद ब्लैंकफेन ने एक न्यूयॉर्क फर्म में कॉरपोरेट वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया, लेकिन उनकी असली रुचि वित्तीय दुनिया में थी। 1982 में उन्होंने जे एरॉन एंड कंपनी नामक एक कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म में बतौर मेटल सेल्समैन काम करना शुरू किया। जे एरॉन एक अनोखी फर्म थी। ये गोल्डमैन सैक्स की पारंपरिक संस्कृति से बिल्कुल अलग थी। जहां गोल्डमैन के लोग सूट बूट में रहते थे, वहीं जे एरॉन में ट्रेडिंग फ्लोर पर एक अलग ही माहौल था। लेकिन ब्लैंकफिन को यह माहौल पसंद आया। उन्होंने सोना और अन्य धातुओं का व्यापार सीखा और जल्द ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। 1981 में गोल्डमैन सैक्स ने जे एरोन का अधिग्रहण कर लिया था। इस अधिग्रहण के साथ ब्लैंकफेन गोल्डमैन सैक्स परिवार का हिस्सा बन गया, लेकिन वह अभी भी एक बाहरी व्यक्ति थे। उनमें वो चमक दमक नहीं थी जो आमतौर पर गोल्डमैन के पार्टनर बनने वालों में देखी जाती थी। फिर भी उनमें कुछ और था, एक तेज दिमाग, एक अटूट महत्वाकांक्षा और सड़कों पर सीखी गई वह समझदारी जो किताबों में नहीं मिलती। 1988 में उन्हें गोल्डमैन सैक्स का पार्टनर नामित किया गया। यह उनके करियर में एक बड़ा मील का पत्थर था। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी ब्रुकलिन के झुग्गी बस्तियों में रहता था, अब वॉल स्ट्रीट के सबसे प्रतिष्ठित बैंक का हिस्सा था। भाग 3, चढ़ाई का सफर। पार्टनर बनने के बाद ब्लैंकफिन की चढ़ाई और तेज हो गई। उन्होंने गोल्डमैन के विदेशी मुद्रा और कमोडिटी डिवीजन का नेतृत्व किया। 1997 से 1999 तक वह लंदन में तैनात रहे और फर्म के मुद्रा और कमोडिटी डिवीजन का नेतृत्व किया। यहां उन्होंने गोल्डमैन के विदेशी मुद्रा कारोबार में अहम भूमिका निभाई और इसे वॉल स्ट्रीट के प्रीमियर निवेश बैंक में बदलने में मदद की। 2002 में वह गोल्डमैन के उपाध्यक्ष बने और 2003 में उन्हें अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नामित किया गया। 2006 में जब हेनरी पॉल्सन को अमेरिकी ट्रेजरी सचिव नियुक्त किया गया, तो ब्लैंकफेन ने गोल्डमैन सैक्स के सीईओ का पदभार संभाला। ब्लैंकफेन ने एक ऐसे बैंक की कमान संभाली जिसके पास $1.5 ट्रिलियन से अधिक की संपत्ति थी। वह अब वॉल स्ट्रीट के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन असली परीक्षा अभी आना बाकी था। भाग 4, 2008 का वित्तीय संकट। 2007 और 2008 में दुनिया वैश्विक वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही थी। बैंक दिवालिया हो रहे थे, बाजार चरमरा रहे थे और पूरी वित्तीय प्रणाली के ढहने का खतरा मंडरा रहा था। लेहमैन ब्रदर्स दिवालिया हो गया, मेरिल लिंच बिक गया। बहुत से लोगों को डर था कि गोल्डमैन सैक्स भी अगला हो सकता है, लेकिन ब्लैंकफिन ने अपना संयम नहीं खोया। वॉरेन बफेट ने कहा, 2008 टू 2009 के वित्तीय संकट के दौरान लॉयड ने निर्णायक रूप से काम किया, और वह बताते हैं कि क्या हुआ इसकी अनूठी अंतर्दृष्टि के साथ। ब्लैंकफेन ने गोल्डमैन सैक्स को एक निवेश बैंक से एक बैंक होल्डिंग कंपनी में बदल दिया। इस कदम ने उन्हें फेडरल रिजर्व की नियामक निगरानी में ला दिया और उन्हें फेड क्रेडिट तक पहुंच प्रदान की।
ये एक बहादुर और दूरदर्शी निर्णय था जिसने गोल्डमैन को संकट से उबरने में मदद की। गोल्डमैन सैक्स न केवल बच गया बल्कि संकट से काफी हद तक उबर भी गया, लेकिन बैंक और उसके सीईओ की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। ब्लैंकफेन को वॉल स्ट्रीट फैट कैट के रूप में चित्रित किया गया। 2009 में उन्हें फोर्ब्स पत्रिका ने सबसे अपमानजनक सीईओ नामित किया। एक साक्षात्कार में ब्लैंकफेन ने कहा था, गोल्डमैन सैक्स भगवान का काम कर रहा था। इस बयान की पूरी दुनिया में आलोचना हुई, लेकिन ब्लैंकफेन ने कभी माफी नहीं मांगी। उनका मानना था कि बैंक कंपनियों को पूंजी जुटाने और अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। भाग 5, नेतृत्व का सबक। स्ट्रीटवाइज में ब्लैंकफेन नेतृत्व के बारे में अपने विचार साझा करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे प्रतिभाशाली, आक्रामक और प्रतिस्पर्धी लोगों की टीमों का नेतृत्व करना है और उन्हें साझा लक्ष्यों के आसपास सामंजस्य स्थापित करना है। उनका मानना था कि गोल्डमैन की साझेदारी संस्कृति उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह बताते हैं कि कैसे कठिन समय में बदलाव करना आवश्यक है और कैसे अच्छे समय में भी बदलाव करना महत्वपूर्ण है। वह जोखिम प्रबंधन के बारे में बात करते हैं और यह जानने के बारे में कि कोई संकट आपको डुबाने से पहले हाथ में है, ताकि आप अपनी टीम को सुरक्षित किनारे तक ले जा सकें। ब्लैंकफेन खुद को योद्धा नहीं बल्कि एक चिंतक कहते हैं। वह हमेशा बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार रहते थे। यही वह गुण था जिसने उन्हें संकट के दौरान इतना प्रभावी बनाया। भाग 6, गोल्डमैन की साझेदारी संस्कृति। ब्लैंकफेन की गोल्डमैन सैक्स के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान है। वह इसकी साझेदारी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए किए गए अंतहीन काम के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार स्ट्रीटवाइज उतना ही एक वॉल स्ट्रीट कहानी है जितना कि यह संस्कृति और नेतृत्व की एक व्यापक कथा है, एक स्पष्टीकरण कि कैसे गोल्डमैन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को सामूहिक उद्देश्य के साथ मिश्रित करके इतनी शक्तिशाली ताकत बन गया। ब्लैंकफेन स्वीकार करते हैं कि वह और फर्म अक्सर गलत थे और वह खुलकर इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन रचनात्मक जोखिम लेने वाली भावना कभी बुझी नहीं थी। यहां तक कि फर्म और उसके ग्राहकों को नीचे की ओर जोखिम से बचाने के लिए लगाए गए सुरक्षा उपायों ने जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब काम किया। भाग 7, 10,000 स्मॉल बिजनेस और विवाद। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ के रूप में ब्लैंकफेन ने 10,000 स्मॉल बिजनेस पहल शुरू की। वॉरेन बफेट के अनुसार उनका 10,000 स्मॉल बिजनेस का विचार एक बड़ा विजेता साबित हुआ और मैंने व्यक्तिगत रूप से इसकी सफलता के लिए उनके द्वारा किए गए समय और प्रयास को देखा। लेकिन ब्लैंकफेन का कार्यकाल विवादों से भी भरा रहा। उनकी उच्च क्षतिपूर्ति और बोनस के लिए उनकी आलोचना की गई। पूर्व गोल्डमैन कार्यकारी ग्रेग स्मिथ ने 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कुख्यात op-ed लिखा जिसमें उन्होंने गोल्डमैन की संस्कृति पर सवाल उठाए और कहा कि फर्म ने अपनी अखंडता खो दी है। ब्लैंकफेन के नाम पर कई और विवाद जुड़े। वो डोनाल्ड ट्रंप के मुखर आलोचक थे। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के हटने की आलोचना की और ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध का विरोध किया। भाग 8, कैंसर से लड़ाई और सेवानिवृत्ति। 2015 के अंत में ब्लैंकफेन को लिम्फोमा का पता चला। यह एक प्रकार का कैंसर था, लेकिन सौभाग्य से इलाज योग्य था। कीमोथेरेपी के महीनों के बाद उन्होंने कहा कि वह संभवतः बीमारी से ठीक हो गए हैं। 2018 में ब्लैंकफेन ने गोल्डमैन सैक्स के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त हुए और डेविड सोलोमन को बागडोर सौंप दी। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने बैंक के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखा। 2021 में जब गोल्डमैन के शेयर गिर रहे थे, ब्लैंकफेन ने सोलोमन से मुलाकात की और उन्हें और अधिक व्यावहारिक सलाह देने की पेशकश की। यहाँ तक कि कहा कि अगर मदद मिल सकती है तो वह किसी भी क्षमता में फर्म में वापस आ सकते हैं। भाग 9, वर्तमान और भविष्य। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद ब्लैंकफेन ने सार्वजनिक बहस में सक्रिय रहना जारी रखा। उन्होंने अमीरों पर विशेष कराधान के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बिटकॉइन के बारे में चेतावनी दी, कहा कि नियामक इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ब्लैंकफेन का सेंस ऑफ ह्यूमर उनके ट्वीट्स में भी झलकता है। एक बार उन्होंने ट्वीट किया, मैं लोगों की सलाह मानूंगा और कुछ हफ्ते की छुट्टी लूंगा। स्ट्रीटवाइज में ब्लैंकफेन अपने समय और अपनी यात्रा पर विचार करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वित्तीय संकट और उसके बाद के ध्रुवीकरण ने डोनाल्ड ट्रंप जैसी घटना को जन्म देने में योगदान दिया हो सकता है। वह अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती असमानता पर चिंता व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, कानूनों का एक सेट अमीर लोगों पर लागू होता है और गरीब लोगों के लिए एक अलग सेट। और आप जानते हैं, देखो कि अमीर लोग एप्स्टीन के साथ सेलिब्रिटीज और 1% लोगों के इस अमीर समूह को देखो जो इस तरह की विघटनकारी जीवन शैली जीते हैं। भाग 10, विरासत और सबक। स्ट्रीटवाइज सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अमेरिकी सपने को जिया। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो ब्रुकलिन की झुग्गी बस्तियों से उठकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली बैंक का नेतृत्व किया। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
ये कड़ी मेहनत, समर्पण और अपने लक्ष्यों पर अटूट विश्वास से आती है। यह हमें सिखाती है कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं है, बल्कि अपनी टीम को प्रेरित करना, उन्हें एक साझा लक्ष्य की ओर ले जाना और संकट के समय में शांत और निर्णायक बने रहना। ब्लैंकफेन गोल्डमैन सैक्स की साझेदारी संस्कृति के बारे में बात करते हैं और ये कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को सामूहिक उद्देश्य के साथ मिश्रित करता है। ये एक ऐसी संस्कृति है जिसने गोल्डमैन को वॉल स्ट्रीट पर इतना शक्तिशाली बना दिया। ब्लैंकफेन लिखते हैं, स्ट्रीट वाइज एक ऐसे कारण के बुद्धिमान प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली खाका है जो आपसे बड़ा है और यह वैश्विक व्यापार समुदाय और उससे परे पाठकों को प्रेरित और सूचित करेगा। स्ट्रीटवाइज से सीख। तो दोस्तों, ये थी लॉयड ब्लैंकफेन की किताब स्ट्रीटवाइज, गेटिंग टू एंड थ्रू गोल्डमैन सैक्स की कहानी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने ब्रुकलिन की सड़कों पर स्ट्रीटवाइज सीखा और फिर उस ज्ञान का उपयोग वॉल स्ट्रीट पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली बैंक का नेतृत्व करने के लिए किया। ब्लैंकफेन की यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम कहाँ से आते हैं यह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है हमारा दृढ़ संकल्प, हमारी कड़ी मेहनत और हमारी अपनी क्षमताओं पर विश्वास। जैसा कि माइकल ब्लूमबर्ग ने कहा, लॉयड ब्लैंकफेन हमेशा एक सीधा शूटर रहा है, लेकिन सार्वजनिक आवाज से वॉल स्ट्रीट की ऊंचाइयों तक की उनकी यात्रा एक सीधी रेखा नहीं थी। स्ट्रीटवाइज नेतृत्व जोखिम लेने, निर्णय लेने और वापस देने के बारे में महत्वपूर्ण सबक से भरा है। धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।